दोस्तों, हिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्नों को। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन ए है अरविडु वंश, बी है तुलुवा वंश और सी है सलूबा वंश और डी है संगमा वंश या फिर संगम वंश जिसको। तो अगर इसके क्रम की बात करें तो पहले ध्यान रखिएगा कि डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं संगमा वंश आ जाएगा, तो डी से स्टार्ट होगा। तो हालांकि ऑप्शन नंबर डी ही है एक जिसमें डी से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद इसके बाद कौन सा आ जाएगा, सलूबा वंश, सलूबा वंश, और उसके बाद आ जाएगा तुलुवा वंश। इसका क्रम पहले हम लोग दर्शा देते हैं और उसके बाद लास्ट हो जाएगा अरविडु वंश। तो ये तो हो गया क्रम और इसका आंसर। अगर और कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाए तो क्या प्रश्न पूछ सकता है, पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य, चूंकि इसकी ही बात आई है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हरिहर व बुक्का ने किया था। किसने किया था, तो हरिहर व बुक्का ने किया था। ये आपसे पूछ सकता है कब किया था, तो ईस्वी भी ध्यान रखिएगा कि 1336 ईस्वी में। कब, तो 1336 ईस्वी में। वहीं अगर और इसमें पॉइंट की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की एक एक बिंदु इससे संबंधित आपको बताया जाएगा जो भी प्रश्न बनेंगे। साम्राज्य का स्थापना जो हुआ किसके शासन काल में हुआ, ये अगर आपसे पूछे तो किसका शासन काल में हुआ था, ये हुआ था मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। आगे और इसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो ये विजयनगर साम्राज्य है इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो जब इसके अवशेष की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा हम्पी में। कहाँ, तो हम्पी में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी के किनारे था, तो तुंगभद्रा नदी। कौन नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। और जब बात आई है संगवा वंश, सुलुबा वंश, तुलुवा वंश जो कि विजयनगर के वंश थे, ये आपको बता ही दिए। अगर और क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा कि विजयनगर की मुद्रा क्या थी। जो भी इससे रिलेटेड बनेंगे आपको लिखा दिया जा रहा है। विजयनगर की मुद्रा पूछ लेगा तो पैगोडा। क्या थी मुद्रा, पैगोडा। और क्या प्रश्न बन सकता है, तो एक लास्ट और इसमें ध्यान रख लीजिएगा। क्या ध्यान रख सकते हैं, और आपसे पूछ सकता है कि इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी क्या हो जाएगी, हम्पी, जहां इसके अवशेष मिलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न में आपको कितनी सारी जानकारियां दे दी गई। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को भी कवर करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा आ चुका है, अलवर संतों की उत्पत्ति जो हुई किस आधुनिक राज्य से हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुई थी तमिलनाडु राज्य से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना ही होगा कि अलवर संतों की उत्पत्ति जो हुई इससे। ठीक है, चूंकि वो क्या थे, तमिल कवि संत थे, तमिल कवि संत थे। ये हो गई बात। वहीं अगर बात करें तो आप अलवर शब्द का अर्थ भी पूछ सकता है कि अलवर शब्द का अर्थ क्या है, और एक एक बिंदु आपको भी नोट डाउन करना है। तो इसका अर्थ होता है कि वह जो भगवान के अनुभव से क्या अनुभव से नहीं, अनुभव में लिखिएगा, अनुभव में क्या हो, निमग्न हो, निमग्न हो।
ये अलवर शब्द का अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें कि 12 अलवर है, कितने अलवर है, तो ये संख्या भी ध्यान रखना है कि 12 अलवर है और केवल सिरी अंडाल, नाम ध्यान रखिएगा, सिरी अंडाल जो है एक महिला है इसमें। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर बात करें कि इसमें और क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए, कि अलवर की जब बात आई है तो ध्यान रखिएगा कि अलवर संतों ने, अलवर संतों ने, अलवर संतों ने अपने स्वयं के रचित गीतों के साथ, किसके साथ, तो रचित गीतों के साथ क्या क्या था, भगवान विष्णु और उनके अवतार कौन, तो कृष्ण की क्या किया थी, प्रशंसा की। तो सेंटेंस के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। विजयनगर के अधीन सैन्य विभाग का नाम क्या है, फिर से विजयनगर का प्रश्न ही आ चुका है। तो जब बात आई है सैन्य विभाग का तो ध्यान रखिएगा कि क्या था, कंदाचारा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। कंदाचारा जो था ये ध्यान रखना है कि सैन्य विभाग था। ठीक है, यानी कि जो सैनिकों को आम तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं कि सैनिकों को आम तौर पर नगद भुगतान किया जाता था, नगद भुगतान किया जाता था। ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात जो कि अभी हम लोग जान ही चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। हरियर और बुक्का ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। ये सब चारों चीजें। और अगर पूछ दे कि कितने राजवंशों ने इस पे शासन किया था, तो 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सलूबा, और क्या कहता है अभी तो हम लोग पढ़े, तुलुबा, और एक लास्ट क्या हो जाएगा, अरबीडू। तो विजयनगर साम्राज्य से हम पहले भी प्रश्न अच्छे से कर चुके हैं। तो आगे की ओर बढ़ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। गुंटूर जिले में अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था, कौन सा जिला, तो गुंटूर जिला। किसका निर्माण, तो अमरावती स्तूप का निर्माण। देखिए एक ही में कितना प्रश्न छुपा हुआ है। तो ये हुआ था सातवाहन के शासन काल में। ठीक, तो ये हो गई बात। अगर सातवाहन का आपको पता होगा कि संस्थापक कौन था, संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, सिमुक हो जाएगा, सिमुक। तो ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए। वही बात करें और क्या जानकारी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर अमरावती में जो स्तूप का ये है, इस तरह से लिख लीजिएगा कि अमरावती में बौद्ध स्तूप आप ही लोग के लिए हम धीरे धीरे बोलते हैं ताकि नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। बौद्ध स्तूप की जो खोज हुई वो किसने किया था, ये भी पूछ सकता। तो कोलिन मैकेंजी ने, किसने किया था ये खोज, तो कोलिन मैकेंजी ने किया था। कब किया था, तो 1797 ईस्वी में किया था। तो हर एक छोटा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बात करेंगे कि आगे का क्या प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, किस शिलालेख से यह साबित हुआ कि पल्लवों ने विजयपुरी के इक्ष्वाकुओं का स्थान लिया, तो ये शिलालेख कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पल्लव सिंह बर्मन का मंची
कल्लू शिलालेख, नाम ध्यान जरूर लिखिए रखिएगा, जो कि इसका स्थान लिया। ठीक है। वहीं अगर बात आई है मंची कल्लू शिलालेख का, मंची कल्लू शिलालेख का, तो ये भी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला, जो कि अभी हम लोग पढ़े गुंटूर जिला में, गुंटूर जिला के मंची कल्लू में पाया जाता है, मंची कल्लू में पाया जाता है। ये जानकारी हो गई। वहीं बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं इस शिलालेख से, तो ध्यान रखिएगा कि शिलालेख में, इस शिलालेख में जो अक्षर हैं ये आपसे पूछ सकता है, दक्षिण ब्राह्मी के हैं। किसके हैं, तो दक्षिण ब्राह्मी के हैं, जो कि अगर इसकी हम बात करें तो ये तेलुगु, इस तरह से लिख लीजिएगा, कन्नड़ लिपि के क्या हैं, लिपि की पूर्ववर्ती हैं। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। और हाँ, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृतिक भाषा में। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, पल्लव सिंह बर्मन का मंच, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जो यह शिलालेख है ये पल्लव वंश के सिंह वर्मा प्रथम का है। किसका है, सिंह वर्मा प्रथम का है। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से किसको गद्दी से उतार दिया था। तो इसमें आपको देखिए ध्यान रखने वाली बात पहले क्या हो गई, 1719 किसने, तो सैयद बंधुओं ने। किसकी मदद से, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से। तो 3 प्रश्न तो आपको यहीं पर आंसर सहित हो गया। ठीक है। अगर बात करें इसका आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, फरक्सुअर को, सुअर नहीं जी, फरक्सियर को गद्दी से उतार दिया गया था। ठीक है। और बाद में क्या हुआ, बाद में उसे अंधा करके मार दिया गया, उसे अंधा करके मार दिया गया। ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों बनता है, ये इसलिए बनता है कि यह मुगल इतिहास में, यह मुगल इतिहास में पहली बार था। क्योंकि पहली बार कोई चीज होता है तो वो इतिहास के बन ही जाता है। पहली बार था कि किसी सम्राट को, किसी सम्राट को उसके रईसों ने मार डाला था, उसके रईसों ने क्या किया था, मार डाला था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये आप लिख भी लीजिएगा। क्या कहता है, फर्रुखसियर की अगर बात करें तो 1713 से लेकर 1719 तक इसका समय अवधि रहा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसने जो है, ऑप्शन नंबर डी की जो बात हो रही है फर्रुखसियर की, इसने क्या किया था कि जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करके किस नीति को अपनाया था, ये आपसे पूछ सकता है। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। किसने, फर्रुखसियर ने। ठीक है, नीति अपनाई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। सुरजी अंजन गांव की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर दिख सकते हैं, ध्यान ज्यादा दीजिएगा। सुरजी अंजन गांव की संधि, तो ये 1803 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था, तो 1803
1803 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 30 दिसंबर 1803। ठीक है। अगर इसकी और हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यह संधि जो हुआ हस्ताक्षरित, तो यह ब्रिटिश और मराठा परिसंघ मराठा परिसंघ के एक भाग सिंधिया के बीच, किसके बीच? तो सिंधिया के बीच क्या हुआ था? हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच किया गया था। ठीक है, ये बात हो गई। और इसमें चलिए इतना काफी है, जिसमें लगता है कि और डिटेल आपको जरूरी है दे दिया जाता है। और उससे पहले आप लोग से कहना चाहेंगे कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल हमारा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे जो भी प्रश्न कराए जाते हैं जीके जीएस के, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, और वो भी फुल डिटेल्स के साथ। मैराथन क्लासेस भी आपको कराई गई हैं सारे बारी बारी से विषय की। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा, मैराथन भी आपको फुल डिटेल्स में कराया गया है। तो जीके जीएस के हर निचोड़ आपको मिलेगा इस चैनल पे, एक बार जरूर प्लेलिस्ट देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अभी ही आप लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे, विश्वास है कि कर दीजिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट करके भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो ये इस चैनल से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री के अगले प्रश्न पे। 1780 ईस्वी में शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट के संपादक कौन थे? काफी बार पूछा हुआ प्रश्न में से एक। तो ये कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। ऑप्शन नंबर ए। 1780 भी ध्यान रखना है, और इस पत्रिका का नाम बंगाल गजट, ये भी ध्यान रखना है। वहीं इसमें आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जेम्स अगस्टस हिक्की जो बंगाल गजट, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रकाशित होने वाला, हो सके आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए, होने वाला पहला क्या था? अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो ये इसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। वहीं बात करें और क्या जानकारी, इसमें इतना काफी है, चूंकि ये ही बार बार रिपीट होते ही रहता है। नाम पूछ लेता है, ईस्वी पूछ लेता है, और इसका संपादक कौन था ये पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है हमारा कि इन लड़ाइयों का उनके संबंधित वर्षों से मिलान करना है, और सारे इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। युद्ध में देख लेते हैं। पहला क्या है? प्लासी की लड़ाई। बताइए कौन सा एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं जाता? तो ये 1757 से संबंधित हो जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुई थी? नवाब सुरा, इस तरह से लिख लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव एवं नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी की लड़ाई। अगर एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना है तो 23 जून 1757। ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। वहीं बक्सर की लड़ाई की बात करें तो इसका डेट भी ध्यान रखना है, 1764 में हुआ था। ठीक है। बक्सर का लड़ाई में आप ये ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी का, कि ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसमें क्या थे? बंगाल के नवाब कौन? मीर कासिम। चूंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अवध का नवाब
अवध का नवाब की बात करें तो शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, सिजा-उद-दौला नहीं, शुजा-उद-दौला। और कौन था? और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें जीत किसकी हो गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। चूंकि उधर से अंग्रेज की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन था वो नाम पूछा जाता है, तो हेक्टर मुनरो, काफी चर्चित क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला की बात करते हैं। अगर मिलान करने की पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये संबंधित हो जाएगी 1761 से, जो कि 3 नंबर इसका सामने दिया हुआ ही है। ठीक है, और ये मराठा साम्राज्य, ऑप्शन सी के आगे यहाँ पर लिख देते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा साम्राज्य और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अहमद। हालांकि ये सब जो भी युद्ध है आपको हम फुल डिटेल्स में टॉनिक टॉपिक करके प्लेलिस्ट होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है श्रीरंगपट्टनम की युद्ध की, तो ये 1799 संबंधित इससे हो जाएगा। ठीक है, और इसी में क्या हुई थी? श्रीरंग, सारे इम्पोर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो 1799, और इसी में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चूंकि ये लड़ाई जो है अंग्रेज और टीपू मतलब सुल्तान के बीच लड़ी गई थी। आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 10वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने जो भारत पे आक्रमण किया था ये 1739 में। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। वहीं अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा कि ईरान के क्या कहता है? ईरान के अपसरीद राजवंश के संस्थापक यही था कौन? नादिर शाह। ठीक है, और ईरानी इतिहास में सबसे शक्तिशाली भी कह सकते हैं इसके बारे में, कि ईरानी इतिहास में सबसे शक्तिशाली ईरानी शासकों में से एक था। कौन? नादिर शाह, जिसने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। भू राजस्व प्रणाली में जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये देखिए अकबर के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और जब्ती प्रणाली की जब बात आती है तो ध्यान रखिएगा, इसको दहसाला प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रणाली के नाम से? तो दहसाला प्रणाली के नाम से। अगर आपसे ये पूछे, ये तो ठीक है कि अकबर के शासन काल में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल ने शुरुआत किया था। किसने किया था? तो टोडरमल ने इसका शुरुआत किया था। तो इसमें बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी। आगे की बात करेंगे 12वें नंबर प्रश्न पे। देखिए फिर से टोडरमल से संबंधित प्रश्न आ गया कि टोडरमल किससे जुड़े थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किससे जुड़े थे, तो वित्त विभाग से। चूंकि अभी आपको बताएं कि ये अकबर के वित्त मंत्री थे, यानी कह सकते हैं कि नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से एक थे कौन? टोडरमल थे, जिन्होंने जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी की थी, और ये अकबर के वित्त मंत्री थे, कार्य किया वित्त मंत्री के रूप में। ठीक है, उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि अकबर के दरबार में संगीत से कौन जुड़े थे? तो तानसेन।
ये भी किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सब आपको कई बार हम और भी प्रश्नों के साथ डिटेल में दे चुके हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काली काटा सहित 3 गांवों पर जमींदारी अधिकार कैसे हासिल किया। तो जो 3 गांवों की बात हो रही है वो 3 गांव आपको नाम पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि 3 गांव का नाम क्या था, सूतानीति, क्या था, सूतानीति। दूसरा गांव था कोलकाता और तीसरा गांव जो था गोविंदपुर। ठीक है, तो ये तीनों गांव पर जमींदारी अधिकार हासिल कर लिया था। कैसे हासिल किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर। ठीक है, चूंकि ये आपसे पूछ लिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कलकत्ता की बात आई है तो कि जॉन चरनॉक ने, किसने, जॉन चरनॉक ने कलकत्ता में 1600 बस्तियों की क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गई। देखिए जो प्रश्न जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन दिया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी कारखाने के शुरुआती दिनों में कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि फैक्टर जो है अनिवार्य रूप से अगर हम कहें तो माल खरीदने और क्या कहता है, बेचने, व्यापार करने और इसमें क्या डिटेल कर सकते हैं कि कंपनी के कारखानों का प्रबंधन करने के लिए या मामलों का उसका प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार एजेंट थे। जिम्मेदार क्या थे, एजेंट थे या कार्य करने वाले थे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पे। ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना, और ऐसे प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका पहला है, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियासतें देने से इनकार कर दिया था। तो जो सही है वो सही है, तो पहला नंबर भी सही। और ये सेंटेंस भी आप ध्यान रखिएगा कि क्या जानकारी दी गई है। दूसरा है, कंपनी ने व्यापार के अपने अधिकार के लिए बड़ी श्रद्धांजलि मांगी। तो ये भी क्या है, सही बात है, इसलिए इसको भी सही हो गया। तीसरा सेंटेंस है, नवाबों ने कंपनी पर बंगाल सरकार को राजस्व से वंचित करने का आरोप लगाया था। तो ये भी सेंटेंस सही दिया हुआ। कंपनी ने अपनी बस्तियों और किलेबंदी का विस्तार करने का भी कोशिश किया था। यानी कि आपका क्या हो गया, चारों का चारों स्टेटमेंट सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। तो ये तो आपको बस सही था, सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी, तभी आप सही कर पाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि ईस्वी में 1930 से संबंधित हो जाएगा। अगर इसकी शुरुआत की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत या नेतृत्व करता तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं, जो ये पहली महिला की बात हो रही है इसमें, तो वो कोई और नहीं सरोजिनी नायडू जी थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सरोजिनी नायडू क्या थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इन्होंने किसका किया था, कानपुर
अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो आपको ये पहले से भी पता होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे 17वें नंबर प्रश्न पे। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और गरम दल में विभाजित हो गया था? यानी कि नरम और गरम दल में विभाजित हो गया था। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि किस में, तो सूरत में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और अगर इसके हम बात करें कि अध्यक्ष कौन थे, सूरत अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष जी ने किया था। ये भी आपसे पूछ सकता है। वहीं बात करें, उसी तरह से ध्यान रख लीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये जो क्या कहता है, रास बिहारी घोष ने किया था, ये कब? तो 1907 में, क्योंकि 1907 में ही उदारवादी और गरम दल में विभाजित हो गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला का अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नरौजी ने। ठीक है, बाकी कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, किसने अध्यक्षता किया था, सारा आपको डिटेल में पढ़ाया भी गया है, तो आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित किया गया था ये अधिवेशन 1907 वाला, जो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, उससे पहले फिर से आप लोग को याद दिला दें कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अभी ही लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं लाइक शेयर करना। बाकी आप कमेंट तो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सुझाव हो, कुछ आपकी राय हो, जरूर दीजिए। सारे आपको एनसीईआरटी से ही संबंधित मिलेगा। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, मैराथन क्लासेस देख सकते हैं, और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चैनल से संबंधित जानकारी हो गई। बढ़ेंगे हिस्ट्री के अगले प्रश्न पे, जो कि है 18 नंबर। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षरित किए गए थे? ध्यान रखिएगा, ये ईस्वी 16 का, और कौन सा समझौता? तो लखनऊ समझौता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चूंकि ये जो हुआ था 1916 का लखनऊ समझौता, बाल गंगाधर तिलक और क्या कहता है किसके बीच? मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षरित है। किसके बीच? तो ये ऑप्शन देखिए आपको कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि ये जो समझौता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, किसके बीच? तो मुस्लिम लीग के बीच था। चूंकि लखनऊ समझौते की अगर हम बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि है 19 नंबर। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून 1879 को महाराष्ट्र के गोरेगांव में हुआ था। देखिए, इसमें आपको एक जानकारी दी गई है, प्रश्न उत्तर दोनों। और इन नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना कहाँ की? तो मेन इसका ये प्रश्न था कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ये था। तो ये बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। मेन यही चीज था इसमें, और याद रखिएगा, नारायण मल्हार जोशी ने किसके साथ?
तो लाला लाजपत राय के साथ 1920 में। कब? तो 1920 में अखिल भारतीय, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, शुरुआत की थी, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। जाति व्यवस्था में हो रहे अन्याय पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक गुलामगिरी किसने लिखी थी? तो ये बात पता हो गई कि गुलामगिरी में जाति व्यवस्था पर हो रहे अन्याय का वर्णन मिलेगा और ये लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फूले, जो कि कहें तो ये महाराष्ट्र के, कहाँ के? तो महाराष्ट्र के एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, इस तरह से लिख सकते हैं, विचारक, या फिर और क्या लिख सकते हैं, जाति विरोधी समाज सुधारक और क्या थे? लेखक थे। कौन? तो ज्योतिबा फूले जी। तो ये आपको ध्यान देना। और ये गुलामगिरी जो पुस्तक है ये किस में लिखी गई है? आपसे ये पूछ सकता है। तो मराठी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? तो मराठी में लिखी गई है। चलिए आज के हिस्ट्री के नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, जो कि होगा अंतिम प्रश्न। महात्मा ज्योतिराव फूले, फिर से उनसे संबंधित प्रश्न आ चुका। हंटर कमीशन से सिफारिश की कि राज्य को प्राथमिकता देना चाहिए। क्या प्राथमिकता देना चाहिए? तो इन्होंने सिफारिश किया था कि मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना चाहिए, प्राथमिकता। तो ये अच्छी बात थी, ध्यान रखिएगा किन्होंने? तो ज्योतिबा राव फूले ने, जिसके पहले प्रश्न में हम लोग जान चुके हैं। हंटर कमीशन की अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फूले ने 1881 में इस कमीशन से क्या किया? इस शिक्षा के बारे में सिफारिश किया था। ठीक है, वही हंटर कमीशन की जब बात आई है, हंटर कमीशन, तो ये किसके द्वारा? विलियम हंटर द्वारा, जिसको नियुक्त किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। अभी ही आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।